बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये ख़बरें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और फैलाई जा रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है। देखें, अमेरिका ने ये दावा किया है कि ये बातचीत का आगाज़ अमेरिका की जानिब से नहीं किया गया, ये आगाज़ ईरान की जानिब से किया गया। अब इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब मैंने धमकी लगाई कि मैं बहुत बड़ी तबाही फेरूंगा और मैं बड़ा ज़ोरदार हमला करके इतनी बड़ी तबाही फेरने वाला था कि ईरान को अपना एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर वापस बहाल करने में कई साल लग जाते, और ये भी दावा किया कि 10 अरब डॉलर भी लग जाते, यानी बहुत बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान का होने वाला था। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उस नुकसान के डर से ईरान ने फौरी तौर पर खुद ही हमसे रब्ता किया और हमने रब्ता नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में फ़ायदा होगा। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जबकि ईरान का ये कहना है कि हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई, हमारा अमेरिका से कोई रब्ता नहीं हुआ। अब खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान को, तुर्की को और एक मुल्क है ओमान, इन 3 मुल्कों का किरदार बताया जा रहा है, मिस्र का किरदार भी बताया जा रहा है कि इन ममालिक ने कुछ रोल अदा किया है अमेरिका और ईरान के बीच में जंगबंदी का। लेकिन क्या वाकई जंगबंदी होने जा रही है? ये दावा भी किया जा रहा है कि एतवार की शाम को एक राब्ता हुआ है आसिम मुनीर में और डोनाल्ड ट्रंप में। अब अगर ट्रंप को पीर वाले दिन ईरान कहता है कि जंगबंदी करो, तो ट्रंप फिर आसिम मुनीर साहब से एतवार के दिन जंगबंदी के बारे में क्यों बात करता है? सवाल तो ये भी पैदा होता है। बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, जंग के अंदर ज़्यादातर झूठ ही चलता है, और डोनाल्ड ट्रंप अगर बोले तो फिर तो आपको पता है कि वो तो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा देते हैं। उन्होंने तो इंडिया के 6 जहाज़ गिरे हुए भी 11 तक पहुँचा दिए थे। अब जो अमेरिका के गिरे हैं जहाज़, अगर उनको भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही बढ़ाए तो 50-60 जहाज हो सकते हैं। बहरहाल, ईरान के मुतालबात क्या हैं जंगबंदी के लिए और अमेरिका के मुतालबात क्या हैं जंगबंदी के लिए, ये है सबसे तगड़ी और इंपॉर्टेंट खबर जिसके ऊपर हम सबको नजर रखनी पड़ेगी। पहले देखते हैं कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका ने कहा कि डील करने के लिए या जंगबंदी करने के लिए या मामला खत्म करने के लिए ईरान को जो अफजूदा यूरेनियम है, जो यूरेनियम उसने तैयार की हुई है 60% जिसको प्योरीफाई किया हुआ है ईरान ने, वो यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। किसी और को नहीं देनी, अमेरिका को देनी है वो यूरेनियम ईरान ने जो 60% कारामद हो चुकी है, अफसूदा हो चुकी है। नंबर 1 शर्त यह है। नंबर 2 ये है कि आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे ईरान को खोलना होगा और गैर मशरूत तौर पे खोलना होगा। ये जनाब 2 चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं कि उन्होंने कहा जी ईरान की एक बड़ी काबिल एहतराम ईरानी शख्सियत से हमारी बातचीत हुई है और उसका नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन मुश्तबा खामनाई नहीं है जिनके साथ बातचीत हुई है। तो इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की हैं। लेकिन अब ये अमेरिका के मुतालबात 2 हैं, मैंने दोनों आपके सामने रख दिए। आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दें। नंबर 2, जो यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाए। अब अमेरिका के मुकाबले में ईरान के मुतालबात आप देखिए कि वो क्या है। ईरान के मुतालबात भी बड़े क्लियरली सामने आए हैं। ईरान की जो शराइत है ना, वो पहले दिन से 3 शराइत चली आ रही हैं। अब इसके अंदर इक्का दुक्का चीज़ें और शामिल हो गई। एक तो ईरान ये कहता है कि ईरान को ईरान का हक दिया जाए, वो तिजारत करना चाहे तो करने दें, उसके ऊपर जो पाबंदियाँ बिला वजह लगी हुई हैं वो ख़त्म की जाए, तो ईरान को उसको जीने का हक मिलना चाहिए। दूसरा, ईरान ये कहता है कि जो उसका नुकसान हुआ उसका अदाला किया जाए। अब उसका अलग अलग तखमीना लगाया जा रहा है और कुछ दावे ये हैं कि ईरान 100 अरब डॉलर भी अमेरिका से मांग सकता है उस खसारे के नतीजे में, जो जंग के नतीजे में ईरान को हुआ है, जितना ईरान का नुकसान हुआ है। तो एक और ये है कि आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान चाहता है कि उसका कंट्रोल है तो वो फीस भी वसूल करे, जैसा कि दुनिया की कई पानी के रस्तों के ऊपर ममालिक फीस या टॉल वसूल करते हैं, वैसे ईरान चाहता है कि वो भी यहाँ पे गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से फीस वसूल करे। फिर ईरान एक और चीज़ चाहता है कि दोबारा जंग शुरू ना की जाए ईरान के साथ, इसके हवाले से कुछ मजबूत ज़मानतें दी जाएं। और ये भी ईरान चाहता है कि इसराइल जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले भी ख़त्म कर दे, और खलीज में अमरीकी फ़ौजी अड्डों की बंदिश भी उसके मुतालबात में से एक मुतालबा है। और माली मुआवजा तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ईरान का मुतालबा। अब देखें ना कितना फ़र्क है। अमेरिका कहता है यूरेनियम दो, आबनाए हुर्मुज़ खोलो। ईरान कहता है गारंटी दो, आइंदा हमला नहीं करोगे। नंबर 2, जो नुकसान किया उसका पैसा भरो। नंबर 3, हम पे कोई पाबंदी नहीं रहेगी। नंबर 4, यहां से अपने अड्डे उठाओ। नंबर 5, आबनाए हुर्मुज़ जो पानी रास्ता है उसकी अब हम फीस लेंगे वहां से जहाज़ों के गुजरने की।
फिर ईरान ये कहता है कि हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक ना करें। फिर ईरान जब बैठेगा मुज़ाकरात के अंदर तो फिर तो गज़ा की बात भी होगी ना। गज़ा के हवाले से अगर पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई है, ईरान ने उठाई है। अब गज़ा के अंदर से पहली मरतबा जो हमास है, हमास ने जो स्टेटमेंट दिया पहली मरतबा, वो ईरान के हक़ में दिया। उन्होंने कहा जी हमें, उनको खुशी का इजहार किया जो ईरान कर रहा है इसराइल के साथ। तो गज़ा वाले तो उधर खड़े हैं जाके, हमास वाले तो उधर खड़े हैं जाके कि ईरान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बहरहाल ये जो जंगबंदी है ना, इसके अंदर चंद सवालात पैदा हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि नेतन्याहू के पास ये आखिरी मौका है ईरान को तबाह करने का। अगर ईरान एटॉमिक पावर बन गया तो नेतन्याहू फारेगा उसके बाद, और अगर अमेरिका इस लड़ाई से निकल गया तो दोबारा कोई अमेरिकी सदर ये दुर्गत देख के इस लड़ाई के अंदर नहीं आएगा। तो नेतन्याहू ने भी कह दिया है हैरानकुन तौर पे कि डोनाल्ड ट्रंप की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। मिसाल के तौर पे उसका स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते जी मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बात हुई है और सदर ट्रंप का मानना है कि अब एक ऐसा मौका मौजूद है कि हम अजीम कामयाबियों से फ़ायदा उठाएं जो हमने अमरीकी फ़ौज के साथ मिलकर हासिल की हैं, ताकि एक ऐसे मुआहदे के ज़रिए जंग पर अहदाफ हासिल किए जा सके जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। यानी नेतन्याहू भी अब इस नतीजे में पहुंचना शुरू हो गया और वो ये कह रहा है जनाब हमने तो बड़ी कामयाब जंग लड़ी है, तो अब हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ठीक कह रहा है, किसी नतीजे पे हम पहुंच जाते हैं, कोई मुआहदा कर लेते हैं। ये दोनों एकदम ये क्यों कहना शुरू हो गए? इसके बारे में बहुत सारे लोगों का ये अंदाज़ा है, जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका हारी हुई लड़ाई में से नहीं निकलेगा। अभी तक अमेरिका को कोई फेस सेविंग नहीं मिली, अमेरिका को इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं मिला, बल्कि अमेरिका पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया। इसराइल का दिफाई निज़ाम, अमेरिका का दिफाई निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर गंदा हो गया। अमेरिका के जो है वो 1.5 दर्जन के करीब तैयारे गिर गए हैं और लगातार उसे जंग में नुकसान हो रहा है। उसका बैरी जहाज़ जल रहा है पानी के अंदर, उसके इत्तेहादी उसको छोड़ गए हैं, कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप इमदाद इमदाद चिल्ला रहा है, लेकिन उसके पुराने इत्तेहादी उसकी मदद नहीं कर रहे। ऐसी सूरत हाल में अगर अमेरिका इस जंग से निकल जाता है तो ये तो बड़ी सुबकी वाली बात हो जाएगी, बहुत शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। तो दो ही रीज़न हो सकते हैं पाकिस्तान को बीच में डालने के। देखिए शहबाज शरीफ को अगर बीच में डाला है या आसिम मुनीर को, तो दो वजह हो सकती है ना। देखें ना, अगर सुपर पावर की सुपर पावरी हमारी मदद तक महदूद रह गई है तो फिर तो सुलह ही कर ले, इससे अच्छा है। यानी हम पाकिस्तान अब दुनिया को बचाएगा, दुनिया की मदद करेगा, अल्लाह करे वो दिन आ जाए, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान अपने आप को नहीं बचा पा रहा। यानी हम दुनिया की सुलह कराने चले हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर जो जंग चल रही है उसमें पाकिस्तान दहशतगर्दी की इतनी खौफनाक लपेट में है, उससे हम नहीं निपट पा रहे। हम दुनिया की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी नहीं कर पा रहे। जो आलमी रैंकिंग आई है उसमें दहशतगर्दी में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 हो गया। हालांकि हमारे पास है फेवरेट फील्ड मार्शल, किसी और के पास नहीं है, लेकिन हमारी ऐसी दहशतगर्दी में हालत हुई है, दुर्गत बनी है कि पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आ गया दहशतगर्दी से मुतासिर ममालिक में। हालत हमारी ये है। तो हम अमेरिका को कैसे बचा सकते हैं? बहरहाल अमेरिका को हम पे ये तो ट्रस्ट है कि ये अपने बंदे हैं, वफादार लोग हैं, जो बात करेंगे ये वो कह देंगे जाके, और हमारे बगैर ये नहीं चलेंगे। अब या तो डोनाल्ड ट्रंप को शटअप कॉल मिल गई है कि लड़ाई से भागो, बंद करो इसको, हम नहीं लड़ सकते, या फिर डोनाल्ड ट्रंप टाइम गेन कर रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आसिम मुनीर अमेरिका को एक फेस सेविंग लेकर दे सकते हैं? तो जवाब है कैसे। अमेरिका को फेस सेविंग लेकर देंगे तो ईरान के अंदर मामला नहीं बनेगा, ईरान को कुछ लेकर देंगे तो अमेरिका में मामला नहीं बनेगा। तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, यह है सबसे बड़ा सवाल। वो ईरान है, वो तो जान पे खेल कर लड़ रहे हैं। वो कोई ऐसी कंट्री है, ऐसी नेशन तो नहीं है जो कहेंगे ठीक है हम लात नीचे रख लेते हैं। वो तो कहेंगे लात ऊपर रखनी है अपनी। तो ये किस तरीके से करेंगे? अरबों से भी मशवरा नहीं किया जब अमेरिका ने लड़ाई की थी। क्या ये गारंटी आसिम मुनीर साहब दे सकते हैं ईरान को कि अमेरिका दोबारा अटैक नहीं करेगा? पिछली मरतबा बरतानिया, उनका जो सबसे बड़ा इत्तेहादी था, वो मुज़ाकरात में शामिल था, वो कहता हमें भी पता नहीं चला इन्होंने जाके अटैक कर दिया, अरबों को पता नहीं चला इन्होंने जाके अटैक कर दिया। तो ये शिकवा तो उनके इत्तेहादियों का भी था। तो गारंटी देना भी बड़ा मुश्किल है, अमेरिका को फेस सेविंग लेकर देना भी बड़ा मुश्किल है। और अगर लेकर देनी है तो किस नौयत की फेस सेविंग लेकर देनी है? बहुत अभी देखें ना, 4,500 अमरीकी फौजी रस्ते में है जो मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं। अब उनको पहुंचने में और सेटल होने में 4-5 दिन का टाइम चाहिए। तो 5 दिन तो मांग लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो इसको एक जंगबंदी समझ रहे हैं, लेकिन जंगबंदी हुई नहीं है। अभी भी ईरान जवाबी हमले कर रहा है, और ईरान के जवाबी हमलों के हवाले से इन्होंने 6 ड्रोन मारे हैं शाम के इलाके
खराबुल जेर में, वहाँ पे एक 6 ड्रोन मारे गए हैं, वो वहीं से उड़े थे, लेकिन ईरान की हमायतियों ने मारे हैं। ईरान ने खुद नहीं मारे, वहाँ पे अमेरिकन फौजियों के नुकसानात का भी इतला मिल रही है। जबकि 3 बड़े हमले जो हैं वो ईरान ने अभी किए हैं इसराइल पे और अमरीकी अड्डों पे, और उनकी जिम्मेदारी भी ईरान कबूल कर रहा है। यानी ये 3 बड़े हमले मजीद हुए हैं ईरान की जानिब से। तो लड़ाई ऐसे ख़त्म नहीं हुई, अभी लड़ाई अभी चल रही है। अच्छा, इसमें जो है ना वो एक चीज़ और है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है। ये वो मुश्किल से बचने का भी एक तरीका हो सकता है कि जंग बंदी करें। फिलहाल देखें अमेरिका में हम कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि 28 तारीख को हफ्ते के रोज अमेरिका में नो किंग्स मूवमेंट चल रही है। नो किंग्स मूवमेंट के हमारे यहां बादशाह नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप बादशाह की तरह चलते हैं। यह मूवमेंट अमेरिका के अंदर शुरू हुई थी, मुख्तलिफ लोगों ने शुरू की थी। इसमें पहली मरतबा जब एहतजाज किया गया तो 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग बाहर निकले थे अप्रैल 2025 में। फिर जून 2025 में 5 मिलियन लोग यानी 50 लाख लोग बाहर निकले अमेरिका में। फिर अक्टूबर 2025 में 7 मिलियन अमरीकी बाहर निकल आए डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ। और अब यह कह रहे हैं कि मार्च 2026 में 28 तारीख को 9 मिलियन अफराद को अमेरिका में बाहर निकाला जाएगा। यह 50 रियासतों के अंदर अमेरिका की 600 जगहों पे एहतजाज होगा। तो नो किंग्स मूवमेंट, इसका एक मैप भी जारी किया है, नो किंग्स मैप, कि ये मूवमेंट जहां जहां चलेगी इस मैप के मुताबिक आप लोग इसके अंदर शिरकत करें। तो अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इसका बहुत दबाव है। इतने बड़े एहतजाज अमेरिका में किसी सदर के खिलाफ माजी में नहीं हुए जितने बड़े एहतजाज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं। अब इनसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को बचाना है, तो इसलिए शायद वो थोड़ा सा मिडिल ईस्ट से तवज्जो हटा के इस तरफ आया और फिर वापस वो लड़ेगा, क्योंकि बगैर फेस सेविंग के मुझे जाती तौर पे ऐसा नहीं लगता। देखिए, मेरा नुक्ता नज़र गलत भी हो सकता है, लेकिन अमेरिका की अगर पूरी तारीख आप देखें तो वो इस हजीमत और इस शर्मिंदगी के साथ नहीं निकलेगा। वो बहुत बड़ा कोई डिजास्टर ही कराएगा अमेरिका। यहां से इस तरह अमेरिका इस लड़ाई से निकलना बहुत मुश्किल है। हालांकि हर दफ़ा एक लड़ाई से बड़े लंबे अरसे के बाद अमेरिका बड़ी मुश्किल से ही निकला। फेस सेविंग किसी ने लेकर ही दी है तो लेकर दी है। पहले भी पाकिस्तान ने इनको अफगानिस्तान से फेस सेविंग लेकर दी थी, और अब क्या पाकिस्तान ईरान से इनको फेस सेविंग लेकर दे सकता है? देखिए ना, अरब ममालिक अब तैयारी कर रहे हैं कि हो सकता है वो भी इस लड़ाई का हिस्सा बन जाए। तो अगर वो इस लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं 5 दिन के बाद, तो ट्रंप के लिए तो बड़ा फायदा है इसमें। और इन 5 दिनों के अंदर हो सकता है कोई बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए। ईरानी ये कहते हैं कि सऊदी अरब में अरामको जो एक ऑयल फील्ड है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा अटैक किया जा सकता है। उन्हें इस बात का खदशा है, जो ईरानी है बार बार कह रहे हैं कि कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके ये सारे हमें मिलकर पड़ जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। हमें ना सिचुएशन को साथ साथ आपको रिपोर्ट करना है। हम इसके बारे में प्रेडिक्शन कर नहीं सकते, जंग है ना, कभी पीछे हटना पड़ता है, कभी आगे आना पड़ता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज सीख ली है। ये अमेरिकन मीडिया में बातें हो रही हैं, वहां बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने ये सीख लिया है कि कौन सा बयान देना है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, कौन सा बयान देना है तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई है। ट्रंप बयान देता है कि जनाब हम 5 दिन तक कोई अटैक नहीं करेंगे, बिजली घरों पे हमले नहीं करेंगे, तो स्टॉक मार्केट में $2 ट्रिलियन का, 2000 अरब डॉलर का इजाफा हो गया। स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। यानी जिन्होंने भी शेयर्स खरीदे हुए थे वो 2000 अरब डॉलर का मुनाफा कमा गए। लेकिन जैसे ही ईरानी हुकूमत ने कहा कि जनाब कोई हमारे राब्ते नहीं हुए, कोई मुज़ाकरात नहीं हुआ, तो $3 ट्रिलियन मार्केट से निकाल लिए गए। यानी जो $2 ट्रिलियन ऊपर गया था वो $3 ट्रिलियन मार्केट से निकाल लिया गया। ईरान की क्रेडिबिलिटी ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका से ज्यादा है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ये स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव में इस जंग के दौरान पैसा कौन बना रहा है ना बड़ा खेल। तो डोनाल्ड ट्रंप को और उनके दोस्तों को कम से कम ये बात तो समझ आ गई है कि कौन सा स्टेटमेंट देना है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, उस वक्त शेयर आप बेच दें। कौन सा स्टेटमेंट देना है तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, उस वक्त आप शेयर्स खरीद लें। ये इस किस्म की बातें जो हैं बहुत सारे लोग जो इकोनॉमी को समझते हैं वो लोग कर रहे हैं। मैं कोई ज्यादा इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ऐसी ही बातें हम सुन रहे हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की कुर्बत से पाकिस्तान को क्या मिला? एक बड़ा सवाल यह है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बगले में जाते हैं कि ट्रंप पाकिस्तान की बात करता है, फेवरेट फील्ड मार्शल कहता है। क्या मिला? यह तो सिर्फ चंद लोगों की मौजें लगी हुई है कि उनके इक़्तिदार को तूल मिल गया। पाकिस्तान को क्या मिला? कोई सरमायाकारी आई? नहीं। कोई पाकिस्तान के कर्जे उतर गए? नहीं। कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो गई? नहीं।
कोई पाकिस्तान में अमन सुकून आ गया? नहीं। कोई पाकिस्तान में इस्तेकाम आ गया? नहीं। कोई बैरूने मुल्क से बहुत सारा पाकिस्तान में मालो दौलत आ गया? नहीं। क्या बाहर से बहुत सारे सयाह पाकिस्तान में आ गए? नहीं। और पाकिस्तान को कुछ टके का फायदा भी तो हो। इसका फायदा तो फील्ड मार्शल को और उनके चंद लोगों को है जो जबरदस्ती आकर इक्तदार में बैठे हुए। फील्ड मार्शल ने क्या किया? उन्होंने अपना फील्ड मार्शल का ओहदा ले लिया, ताहयात इस्तिस्ना ले लिया और 5 साल की एक्सटेंशन ले ली। फायदा ही फायदा। शहबाज शरीफ बगैर हुकूमत के इक्तदार में आगे बैठ गया, बगैर अवामी वोटों के आगे इक्तदार में बैठ गया और चौड़े होकर अपनी हुकूमत गुजार रहा है और अपने मुखालिफ इमरान खान को इन सब ने मिलकर जेल में डाला हुआ। फायदा तो इन चंद लोगों को, पाकिस्तान को तो कोई फायदा ही नहीं है। ना हमारी गुर्बत कम हुई, ना हमारी महंगाई कम हुई, ना हमारी बेरोजगारी कम हुई, ना हमारी मईशत बेहतर हुई, ना हमें दुनिया को कर्जे दे रही है, ना दुनिया को हमारी इमदाद कर रही है, ना हमारे मामला बेहतर हो रहे हैं। कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा। तो हमें सरमायाकारी भी नहीं आ रही। तो हमें, और बल्कि अमेरिका ने इंडिया पे पाबंदी नहीं लगाई, हमारे लोगों के वीजा पे पाबंदी लगा दी। हमें तो फायदा नहीं हुआ। इंडिया को इजाजत दी कि आप रशिया से सस्ता तेल ले लें, हमें नहीं देते। यानी फायदे तो इंडिया को हो रहे हैं, हमें फायदे नहीं हो रहे। लेकिन हमारे चंद लोगों, लेकिन अमेरिकन को यह समझ आ गई है कि इनके चंद लोगों को राजी रखो, उनको इक्तदार में रखो, इनसे जो मर्जी काम करवाओ। इंडिया को आपको बड़ा बेनिफिट देना पड़ेगा अगर उनके साथ आपने ताल्लुक चलाना है। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हरकतों की वजह से ना हमारी फौज भी बदनाम होती है। ये देखें ना, ये एक वीडियो मैं देख रहा था अस्टोर में, ये छोटी सी वीडियो दिखा भी देते हैं आपको, एक क्लिप थोड़ा सा। अस्टोर में पाक फौज के हक में एक शानदार रैली निकली है। इसमें जनाब 2 थानों की पुलिस है, साथ कोई सिक्योरिटी के लोग हैं, दूसरे सादा कपड़ों में कुछ सरकारी मुलाजिम भी हैं और चंद सहाफ़ी भी हैं। और ये 3 या 4 बंदे हैं जिन्होंने रैली निकाली। जो असल जो रैली निकालने वाले बंदे हैं वो 3 या 4 हैं। यानी अगर 3 और 4 बंदों ने रैली निकालनी है पाक फौज के हक में, ये हालात पहुंच गए हैं, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बैठ के सोचना पड़ेगा कि इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद ये फौज के साथ उन्होंने किया क्या, कितनी बड़ी ज्यादती की फौज के साथ। और ये सब सियासत में गैर जरूरी मुदाखलत की वजह से, वो काम करने की वजह से जो इनके करने का नहीं था। भाई इनके करने का काम था दहशतगर्दी खत्म करते, पाकिस्तान को दुनिया में नंबर 1 बना दिया दहशतगर्दी में। इन्होंने जो काम करने वाला था वो किया नहीं, और जिस काम में हाथ डाला उसमें पाकिस्तान को डुबो दिया। मईशत में हाथ डाला, SIFC का सफेद हाथी बनाया, तबाही फेर दी, कोई चीज ठीक नहीं की। और हालात ये हैं इस वक्त नाजरीन, जो मैं अब आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में लुटमार कैसे हो रही है। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, ये मैं इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को कह रहा हूं, जरा थोड़ा सा ना आप जाके इंक्वायरी करें। इस्लामाबाद के जो मेरे दोस्त हैं सहाफ़ी, मैं उन्हें मौका दे रहा हूं कि वो जाके इसके ऊपर इंक्वायरी कर लें, वरना चंद दिनों के अंदर मैं ये सारी खबर देने वाला हूं। फैसल मस्जिद के पास E7 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, जो मोहसिन पाकिस्तान है, जिन्होंने एटम बम बनाया था, उनके जेर इस्तेमाल एक सरकारी घर रहा है। अच्छा बड़ा घर है, खूबसूरत। इस घर का किराया भी है 15-20 लाख रुपया महीना किराया होगा इसका, शायद इससे भी ज्यादा हो। बड़ा जबरदस्त घर है। वो घर इस वक्त रेनोवेट किया जा रहा है, धड़ाधड़ उसके अंदर सजावट हो रही है, कीमती सामान जा रहा है, और किसी खास शख्सियत के लिए उस घर को रेनोवेट किया जा रहा है। वो जो खास बड़ी शख्सियत है ना, वो रोजाना की बुनियाद पे जाके वहां पे अक्सर वहां जाके विजिट करके देखती भी है कि मेरा घर कैसा बनाया जा रहा है। तो बहरहाल ये आप चेक कर लें। और एक और चीज भी देख लें कि F6 में आईनी अदालत के जजों को करोड़ों रुपए के प्लॉट बांटे जा रहे हैं। इनसे काम क्या लेना, आप सारे अच्छी तरह जानते हैं। इनसे यही काम लेना है ना, नाइंसाफी करवानी है, जो इन्होंने की है पहले भी। किसी की नशिस्तें किसी को दे दी, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर वो कहा दें सजाएं आप लोगों को, तो ये इस तरह ज्यादती है ना ये। फिर एक बहुत बड़ा जज है नादरीन, बहुत बड़ा जज है पाकिस्तान का, आप समझ जाएंगे कौन है। उस जज का बेटा इस्लामाबाद में और अपने कबीले के बीच में, वो अक्सर जगहों पे जहां बैठता है और बैठ के उसका बेटा ये कहता है कि मेरे बाप ने कबीले की रवायात को उड़ा दिया है, हमारी नाक कटवा दी है, मेरा बाप ने कंप्रोमाइज किया है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। वो बेटा है अपने बाप के बारे में, और बाप कितना बड़ा जज है, कितने बड़े जज के बेटे ने उसके बारे में हर जगह बैठ के वो ये बातें कर रहा है। अंदाजा करें आप। एक और जज है, वो भी बहुत बड़ा जज है, जनूबी पंजाब से उसका ताल्लुक है, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये जो जज है ना, ये बहुत बड़ी अदालत में बैठता है। इसके 2 भाई हैं, वो हर महफिल के अंदर जाके क्या कहते हैं कि हमारा जी ऐलान ला ताल्लुक ही है इस बंदे के साथ, एक बंदे ने तो सानू जलील करवा देता, ना इंसाफी की थी, बड़ी ज्यादती की थी, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जजेस अपने घरों में अकेले हो रहे हैं, इनको पहचाने आप। जो लोग इंसाफ दे सकते हैं उन्होंने इंसाफ नहीं दिया। मैं चंद जजेस के बारे में मुझे बड़ा शिकवा है, यानी पाकिस्तान के
जो चीफ जस्टिस हैं उनसे शिकवा है कि वो इंसाफ दे सकते थे या अफरीदी साहब, उन्होंने नहीं दिया। अमीनुद्दीन खान साहब हैं, आलिया नीलम साहबा हैं, सरफराज ठोगर साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या आमिर फारूक साहब हैं। ये तमाम जजेज अगर चाहते तो इंसाफ फराम करते, लेकिन पाकिस्तान की अदलिया का वो हाल कर दिया कि दुनिया की खराब तरीन अदलिया में से एक पाकिस्तान की अदलिया, और ये इन्होंने मिलजुल कर किया। एक और चीज नाज़रीन, मैं थोड़ा पेट्रोल के बारे में बात करूंगा लेकिन टाइम काफी हो गया। नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि पेट्रोल के मामले में पाकिस्तान पे क्या वारदात डाली जा रही है। लेकिन एक चीज शाबाश देनी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कि 10 घंटों में उन्होंने 11 लाख पौधे लगाए। ये काम मेरे दिल के बड़ा करीब है। मैं जानता हूं ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है, आप सबको भी इस पे काम करना चाहिए। 11 लाख पौधा अगर खैबर पख्तूनख्वा में लगा है तो 22 लाख 25 लाख पौधा पंजाब में लगना चाहिए एक दिन के अंदर। यह मुकाबला है जो करना चाहिए। उसने 10 घंटों के अंदर 11 लाख पौधे लगाए हैं और दूसरी तरफ 10 मिनटों के अंदर 11 अरब का जहाज ले लिया। यह है तरजीहात में फर्क। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।